स्टूडेंट्स, आज उससे नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट से ही रिलेटेड अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे आपकी फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ दी गवर्नमेंट को। पहली बात जो हम कर रहे हैं वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किसको कहते हैं, फीचर्स क्या होंगे इसमें और इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हों इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको सेंटर को मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नज़र आने वाली ज़्यादा पावर्स हैं वो ज़्यादातर इनके पास होती हैं, लेकिन सेंटर जो है कुछ पावर्स जो है वो डेलीगेट कर देता है रीजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, कि आप लोग भी अपनी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसको डेलीगेटेड पावर्स में माना जाएगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह से आपको जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेंट्रल और एक होता है रीजनल। सेंट्रल होता है पूरा मुल्क और रीजनल होता है आपके अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग सूबे। इसकी एग्जांपल जब आप लेंगे अमेरिका की, तो वहाँ आप स्टेट्स को लेते हैं कि सब स्टेट्स जो हैं वो मिलके एक फेडरलिज्म को जन्म देती हैं। जब हम अपने मुल्क की एग्जांपल लेंगे, हमारे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम जब इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सूबे, कि हम चारों सूबों को मिला के जो है वो एक स्टेट का नाम देते हैं, कंट्री का नाम देते हैं। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग अ न्यू वन। जब स्टेट्स एसोसिएट होती हैं, मिलती हैं और एक नई चीज़ को या नई स्टेट को जन्म देती हैं या बनाती हैं, इज कॉल्ड फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म। तो उस जगह की गवर्नमेंट को जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया यूएसए है, पाकिस्तान है, इंडिया है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में भी आप जानते हैं कि भाई कैंटन्स जो हैं वो मिलके आपस में आगे जो है वो क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड को यानी फेडरल यूनिट को जगह देते हैं। इसके बाद जो आप बात करेंगे इसके फीचर्स की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो आप ये लिखेंगे। पहली बात, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो आपस में मिलती हैं, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल, ये मिल के काम करती हैं कि किस तरह से मुल्क को जो है वो रन करना है। टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स मानी जाती हैं। आपके मुल्क में भी आप देख सकते हैं, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक है फेडरल गवर्नमेंट। जब आपकी जॉब्स आती हैं तब भी आप देखते हैं कि जी ये प्रोविंशियल लेवल की है, जी ये फेडरल लेवल की है, जी ये हमारी बात लॉ की विफाक कर रहा है, ये हमारी बात सूबा कर रहा है। तो ये क्या है, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड वन है दे टेक पार्ट इनटू द लॉ मेकिंग एज वेल एज पॉलिसी मेकिंग। खाली आपकी सेंट्रल नहीं बल्कि प्रोविंशियल आपकी जो असेंबलीज भी हैं वो भी लॉ मेक करने में, लॉ अमेंड करने में, एज वेल एज पॉलिसीज मेक करने में आपका काम करती हैं। आप अपनी असेंबलीज देख लें, MNAs MPs मिल के जो है वो लॉ को मेक करते हैं और पॉलिसीज़ मेक करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो अगर काम करेगी तो मुल्क जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगा। ऑन सेपरेट एग्जिस्टेंस, लेकिन इन दोनों की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। सूबे अपनी अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं और विफाक अपनी अलग रखता है। आप ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल जो है वो किसी सूबे को दबा दे या सूबा जो है वो सेंट्रल की बात ना माने। इनको मिल के एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है। इसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि हर एक को पता हो कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमने किस तरह उसके अंडर रहते हुए अपने अपने इलाकों को लेके आगे चलना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ द पावर होगी ज़्यादातर ऐसे ममालिक में। आप स्विट्जरलैंड में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें, आप इंडिया में देख लें, जिनकी हमने चारों की एग्जांपल दी थी कि ये चारों जो है फेडरल हैं। तो इन चारों में ही आप देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर को जगह दी गई है। सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब आपके तीनों जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट के तीनों डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हर मुल्क में। तो क्या है, ये तीनों अलग अलग अपने मदार में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम इसी पॉइंट में एक और बात भी लिख सकते हैं लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कि यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट होती हैं जिसको आप कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक को आप कहते हैं प्रोविंशियल लिस्ट, एक को आप कहते हैं सेंट्रल लिस्ट जिसको फेडरल लिस्ट बोलते हैं, और एक आपकी होती है कंकरेंट लिस्ट। जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसमें यह है कि
सूबों को कुछ इख्तियार है कि वो अपने लिए पॉलिसीज़ मेक कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड। तो ये क्या है, सेंटर इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। जो फेडरलिस्ट है वो सेंटर जो लॉ मेक करेगा वो आप लोगों पे इम्पोज करेगा, आप उसको ममानियत नहीं कर सकते। थर्ड वन जो आपकी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसको आप कहते हैं दोनों मिल के पॉलिसीज मेक करते हैं और लॉ मेक करते हैं, ताकि ना आपको इतराज़ रहे और ना ही सेंटर को इतराज़ रहे। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जब मैंने आपको ये थीरी बताई थी कि ये सब ममालिक ने जो अपनाई है, मोंटेस्क्यू ने ये पार दी थी, ये थीरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर की। उसने ये कोटेशन दी थी कि एक पर्सन यानी वन कैप्टन कैन नॉट रन 3 शिप्स एट द सेम टाइम स्मूथली, कि एक बंदा 3 इन कश्तियों को, इन जहाज़ों को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता एक ही वक्त में। लेकिन इसी के साथ एक और आपका असूल आ गया चेक एंड बैलेंस का। उसमें ये कहा गया कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर कर दी जाए तो एक और मसला आ जाएगा कि एब्सोल्यूट पावर ऑलवेज करप्ट द पावर, कि जब आप किसी को पूरा इख्तियार दे देते हैं कि तुम जो चाहो करो, मतलब आप लेजिस्लेटिव बॉडी को कह रहे हैं कि आप लॉ मेक करें, जैसा मर्जी करें, हम आपसे पूछेंगे नहीं, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो उसका जो दिल करेगा वो लॉ मेक करेगी। जैसा एग्जीक्यूटिव का दिल करेगा वो उसका इन्फोर्स करे ना करे, जुडिशरी का जब दिल करे सजाएं दे, जब दिल करे ना दे। तो इन चीज़ों को देखते हुए चेक एंड बैलेंस का असूल आ गया। इन सब ममालिक में चेक एंड बैलेंस का असूल भी है। तकरीबन जहाँ जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ वहाँ चेक एंड बैलेंस है कि एब्सोल्यूट पावर ऑलवेज करप्ट द पावर। तो फिर ये है कि ये तीनों इदारे एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि आया कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। फिर इसमें आता है रिजिड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोसीजर का, ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है वो ज़रा रिजिडिटी पे बेस करता है। तो ये इसके जो हैं ये फीचर्स हैं जो आपने इसमें लिखने हैं, 2-2, 3-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स में। ये जो आपकी फीचर्स हैं इनको आप मेरिट्स भी कह सकते हैं कि ये सारे इनके मेरिट्स में भी आते हैं। और अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स। सबसे पहले लैक ऑफ इंटीग्रेशन, क्या आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ लिंक ज़्यादा नहीं रखते। हर मुल्क जो है, हर सूबा जो है वो अपने कोऑपरेशन में इतना नहीं आता, वो कोशिश करता है कि मैं अपने जो है लेवल पे अपने रीजन को, अपने इलाके को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करूँ। इसके बाद है डिफ़िकल्ट अमेंडिंग प्रोसेस, कि इनका प्रोसेस जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर किस पॉलिसी मेक हो रही है पंजाब से रिलेटेड तो सिंध वाले जो है कोई ना कोई उसमें मसला क्रिएट कर देंगे। सिंध से रिलेटेड है तो सरहद वाले करेंगे, और अगर सारे मुल्क से रिलेटेड है फिर भी कोई ना कोई सूबा जो है वो बीच में अड़ी डाल देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करें, तो प्रोसेस जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है अनइक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन। पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन इनकी जो है वो अनइक्वल होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आप अपने मुल्क में भी देख लें, हम लोग भी यही कहते हैं, बल्कि ज़्यादा लोगों का ये कहना है, आप अपने टॉक शोज देखते हैं उसमें भी, कि पंजाब पे ज़्यादा जो है वो खर्च किया जाता है बाकी जो है वो सूबे उनकी निस्बत। तो अगर आप देखें अपनी प्रोग्रेस के हवाले से तो आपको कई जगहों पर वाकई लगता है कि पंजाब में तरक्की जो है वो और तरह से है बाकी ममालिक के निस्बत। अगर आप सरहद को देखें, बलोचिस्तान को देखें। फिर है वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है क्योंकि अगर चारों प्रोविंसेस मिल जाएं और सेंटर के खिलाफ उठ जाएं तो उसको जो है वो बात मानना पड़ती है। फिर डिफ़िकल्ट पॉलिसी मेकिंग होती है क्योंकि हर पॉलिसी बनाने से पहले देखा जाता है कि किसी दूसरे मुल्क को जो है वो दूसरे सूबे को जो है वो एतराज़ ना हो। फिर है स्लो सिस्टम इन एमरजेंसी, कि जब मुल्क में इमरजेंसी होती है या किसी इलाके में तो बाकी जो सूबे हैं वो साथ देने की बजाय जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपके मुल्क का सिस्टम जो है वो स्लोली हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि सेंटर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा और उसको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से इसको इस सूरत को मैनेज करे। तो ये जो हमारा टॉपिक था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिटिकल साइंस में, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी। तो ये आपका जो है इसमें आपने बात की है डेफिनीशन से रिलेटेड बात की है, काइंड से उसकी एग्जांपल्स की, फिर आपने फीचर्स पढ़े, इन फीचर्स को आप मेरिट्स में भी ला सकते हैं, फिर हमने बात की डीमेरिट्स के बारे में।